अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान उत्पादक समूह बनाकर कर सकेंगे उन्नति। तसर रेशम कीट पालन करके कमाए अच्छी आय। आमतौर पर खेतीबाड़ी में किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो खेती में लागत लगाने की बात हो या अपने उत्पादन को बाजार में बेचने की। इस तरह की कई और भी समस्याओं से किसान को दो चार होना पड़ता है। अगर किसान उत्पादक समूह बना ले तो लागत तकनीकी मदद के साथ साथ और भी कृषि कार्यों में किसानों को काफी मदद हो जाती है। इसलिए इन सभी लोगों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के चौपाल में डॉक्टर वाई.सी. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौड़ी सोलान के द्वारा एक किसान उत्पादक संगठन तैयार किया गया, जिसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं यहाँ के कुलपति डॉक्टर राजेश्वर चंदेल से। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार आह्वान किया कि कैसे किसान की आय को दुगनी करना है, कि 2016 के आसपास का जो उनका आह्वान है। और उसी क्रम में देश भर में 10,000 एफपीओ खड़े करने हैं, इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया। और कैसे 3 वर्षों तक इस सारी प्रक्रिया को सरकारी स्तर पर सहयोग किया जाएगा। हमारे देश में कृषि क्षेत्र में कृषि उद्यमी की भूमिका धीरे धीरे जमीनी स्वरूप ले रही है। कृषि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कृषि के क्षेत्र में उद्यमी की भूमिका निभाता है। देश में विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या बढ़ रही है, जिससे कृषि से जुड़ी अनेक चुनौतियों का सामना किसानों को करना कठिन हो रहा है। देश में किसानों का आर्थिक स्तर भी गिर रहा है। एक समृद्ध एवं संपोषणीय कृषि क्षेत्र का निर्माण करने के लिए भारत सरकार ने छोटे एवं सीमांत किसानों का संगठन निर्माण की पहल की है। इससे किसान संगठित होकर अपनी कंपनी बना सकते हैं। किसान गठित उत्पादन संगठन कंपनी के रूप में कार्य करेंगे और गठित कंपनी का संचालन भी किसान करेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को इकट्ठा करने, कंपनी के रजिस्ट्रेशन एवं कंपनी का सुचारू रूप से संचालन एवं उत्पादन की मार्केटिंग के लिए नाबार्ड आवश्यक सहायता एवं ऋण भी प्रदान करता है। अब किसान ने प्रोडक्शन सिस्टम को एस्टेब्लिश कर लिया कि जो माननीय सुभाष पालेकर जी द्वारा प्रदत्त सिस्टम था प्राकृतिक खेती का, जिसको ZBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहा, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती भी कहा। अब उसको मार्केट से कैसे लिंक किया जाए। तो आपके ध्यान में भी होगा कि जो खरीदने वाला है उसको ये समझ नहीं आ रहा है कहाँ से खरीदूं, और बेचने वाले को लग रहा है कहाँ बेचूं, क्योंकि वो आइसोलेटेड है, फ्रेगमेंटेड है। तो इसमें भी हमने ये पहला प्रयास आज
जो चौपाल क्षेत्र में हुआ, जो चौपाल ब्लॉक है, इसका पहला एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चौपाल नेचुरल फार्मर प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड ये खड़ी हुई। और प्राकृतिक खेती का लगभग 300-350 किसान इससे धीरे धीरे जुड़ेगा। अब इसमें आप ये मान के चलिए कि जो किसान का अकेला था, उसको लगता है मेरी शक्ति जो है वो धीरे धीरे 100 में परिवर्तित हो रही है, 150 में हो रही है, 200 में हो रही है। और उसका दायित्व कौन ले रहा है? जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का संबंध बनेगा ट्रेडर से। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो एक किसान नहीं, उसका सारा समूह 150, 200, 250 का जो समूह बनेगा, उसके नाम पर वो फिर ट्रेडर के साथ बार्गेन करेगा। इसमें कई लाभ आएंगे। किसान की जो समस्या थी कि कहाँ बेचे, कहीं अनलोड होता ट्रक, कहीं लोड होता था, कहीं आड़ती को पसंद नहीं आता था, दोबारा लोड करना पड़ता था, कौन सी मार्केट में जाए, फिर ए ग्रेड बेच दे तो बीसी का क्या होगा, जो ग्रेड 3 सेब है उसका क्या करेगा। तो इसमें लाभ ये रहेगा कि किसान के घर से उठेगा, तो उसकी चिंता खत्म हो गई, उसका प्रोड्यूस घर से निकल गया, उसको 1 महीने के अंदर लगभग 75%, 80% पैसा मिलेगा। और तीसरा, किसान को ये पता लगेगा इसमें कि अगर 100 रुपये का बिका तो उसके जेब में कितना आया। ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो हम बना रहे हैं, जो प्रदेश सरकार बना रही है, इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और एक और इसमें जो बड़ा यूनिक चीज़ इसमें डाली है वह ट्रेसेबिलिटी। एक तो ट्रांसपेरेंसी हो गई कि किसान को ये पता लग गया कि मेरी जेब में कितना आया और फाइनली कितना बिका। दूसरा, जो उपभोक्ता है उसको ये पता नहीं लगता कि क्या वास्तविक रूप से प्राकृतिक खेती से है। तो हम ट्रेसेबिलिटी भी कर रहे हैं, QR कोड के साथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को लिंक करेंगे। उपभोक्ता लिंक कर सकता है वापस, कहाँ से कौन से क्षेत्र की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से मेरे पास आया, और उसको समझ आ जाएगा कि ये प्राकृतिक खेती से ही उपलब्ध जो उसने खरीदा है वो है। सामूहिक खेती करने के फायदे। एकल कृषि की तुलना में सामूहिक खेती अधिक कुशल होती है। सामूहिक खेती से कृषि क्षेत्र में निवेश, उत्पादन एवं आय में बढ़ोतरी होती है। सामूहिक खेती से निर्यातों को बढ़ावा मिलता है। किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से किसान अपनी कृषि की उपज व उत्पादों की मार्केटिंग स्वयं कर सकेंगे और किसान अपनी विभिन्न फसलें, सब्जियों व फलों को स्वयं बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। सामूहिक खेती करने से कृषि में जोखिम कम कर सकते हैं। सामूहिक खेती करने से बाजार, प्रसंस्करण, स्टोरेज आदि की सुविधा आसानी से मिल जाती है। सामूहिक खेती करने से पूरे समूह का विकास तेजी से होता है। तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए या व्यूवर्स की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये एफपीसी हमने 27 अप्रैल 2022 को रजिस्टर करवाई कंपनी के एक्ट में। इसमें बहुत से गण्यमान्य लोगों का सहयोग रहा है। ये एफपीओ क्यों बनानी पड़ी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज रहा था, क्योंकि जैसा कि आपने आते हुए देखा भी होगा कि हमारे यहाँ क्लाइमेट के हिसाब से हमारे पास बड़े ट्रेडिशनल बाग है, जिसमें सिलेक्टेड सेब जो है 20 से 25% ही निकलता था ए ग्रेड का। और फिर हमने जो है उसमें बी और सी ग्रेड के लिए हमारे को जो है बाज़ार जो है हमारे को बड़े ओहदे मुँह गिराता था, उसके आधे से भी कम दाम करके हमारे से वो उसको ले जाता था। इसके साथ साथ ही एप्पल के साथ साथ ही हम इसमें जो है और स्टोन फ्रूट में भी जाएंगे, और साथ में हमारे पास वेजिटेबल का भी बहुत बड़ा ये हब है। टमाटर तो नेरुआ का दर्शकों को अगर पता होगा तो काफ़ी मशहूर हो चुका है। यहाँ पर बाज़ार की कमी के कारण हम लोग जो है इस खेती में जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कर तो किसान हर किसान कर रहा था, लेकिन एक कंपनी के गठन के माध्यम से हमने इसमें 3000 की हाइट से लेकर 9000 के हाइट के किसानों को इसमें जोड़ा हुआ है। ये पूरी SPNF सुभाष पालेकर नेचुरल खेती के आधार पर हमने ये खेती की है। और मेरे पास इस वक्त 41 जो है किसान जो है मेरी FPOs में जुड़ चुके हैं। और किसानों से मैं यही अपील करूँगा, ये कंपनी सिर्फ किसानों की, हम सब किसानों की कंपनी है, इसमें जो है सब बढ़ चढ़कर भाग। सामूहिक खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है किसानों को स्वावलंबी बनाना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को शिक्षित करना, जिससे कि वे कृषि आधुनिक तकनीकों को आसानी से अपना सके। इस कंपनी से जुड़ने से हमारे को एक चीज़ का फ़ायदा हुआ, जैसे प्रोसेसिंग। मैंने जब भी कन्फर्म करा जहाँ भी कि भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पर प्रोसेसिंग सिर्फ 2% होता है और बाकी देशों को छोड़ के, और
हमारे को इसमें हमने जैसे प्रोसेसिंग के लिए अब हम 50% अपना माल प्रोसेसिंग के लिए उतारेंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग से हमारे को ज़्यादा बेनिफिट है। इसका हम जैसे जूस, सिरका और कई तरह की आइटमें बनाएंगे, और जिससे हमारा एक कंपनी बनेगी और प्रोड्यूस जो तैयार होगा वो साल भर के लिए हमारे पास स्टोर भी हो सकता है, क्योंकि सेब को हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि लोअर एलिवेशन में स्टोर नहीं हो सकता। इसलिए हमने एफपीसी के थ्रू प्रोसेसिंग का भी काम करना स्टार्ट करा हुआ है, ताकि बल्क में हमारा माल इकट्ठा हो जाए और जो वायर है उन तक पहुंचवाने में भी भाड़ा वगैरह कम पड़ जाए और वायर को भी फ़ायदा हो जाए। आप भी गांव के किसानों के साथ मिलकर चर्चा करें और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कृषि समूह का गठन कर पंजीकृत कराएं और कृषि क्षेत्र की तमाम सुविधाओं का लाभ लेते हुए खेती को मुनाफे का सौदा बनाएं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के किसान भाई अगर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो उनको कृषि से संबंधित व्यवसायों को भी अपनाना होगा। तसर रेशम किट की एक ऐसी कृषि व्यवस्था है जो कि थोड़ी सी पूंजी और प्रशिक्षण लेकर किसान आसानी से कर सकते हैं। इतनी ही नहीं, इस व्यवसाय को घर की महिलाएं भी सरलता से कर सकती हैं। तो चलिए तसर रेशम किट पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी पांडे से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि तसर के कीट पालन का कार्य वर्तमान में चल रहा है। विशेषकर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अगस्त महीने में कौन कौन सी गतिविधियां तसर कीट पालन से संबंधित होनी है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त के महीने में तसर रेशम कीट पालन के उत्तरावस्था कीट पालन का कार्य चलता है। उत्तरावस्था उसको हम कहते हैं कि जो चौथी पांचवी अवस्था का जो कीट पालन होता है उसको हम उत्तरावस्था कीट पालन कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि जो कीट पालन के दौरान जो पत्तियां खाने का क्रम होता है बहुत तेज़ी से चलता है। विशेषकर पांचवी अवस्था जो ऐसी होती है जिसमें पूरे लाइफ साइकिल के दौरान वह बहुत ही अत्यधिक मात्रा में कीट पत्तियों को खाता है और वह एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव होता है। अगर इस कीट पालन के दौरान पत्तियां उनको समय से नहीं मिल पाएंगी तो हमारे जो कीट के बढ़वार रुक जाती है और आने वाले दिनों में आपको कोसा के उत्पादन पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और प्रति पौधे की दर से आप 45 से 50 और मैक्सिमम हो सके तो 70 कीटों को ही एक पौधे पर स्थानांतरित करें। इससे क्या होगा कि अगर आप 50 से 70 के बीच में कीटों का दूसरे पौधे पे ले जाते हैं तो उस दौरान आपको बार बार इसका ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है कि इस कीड़े का एक और नेचर होता है जो वाइल्ड नेचर जिसको कहते हैं। तो वाइल्ड नेचर होने के नाते आप जब भी इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो आप ये प्रयास करें कि इसको आपको कम से कम छूना पड़े, क्योंकि अगर बार बार इसको आप छूते हैं तो उससे एक ऐसा नुकसान होगा कि वो कीट के ऊपर उसके डेवलपमेंट पे, उसके ग्रोथ पे काफ़ी विपरीत असर पड़ेगा। दूसरा एक पहलू है कि जब आप कीट का हस्तांतरण कर रहे हों उस दौरान अगर कोई भी मृत कीट दिखाई पड़ता है, जैसे वायरस से मरा हुआ कीट या ऐसा कीट जो जिंदा है लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, तो उसको तत्काल जो है कीट पालन स्थल से हटा दें। तसर कृमि की मादा एक बार में 150 से 250 तक अंडे देती है। अंडा देने के 9 से 10 दिन बाद मौसम के अनुरूप नवजात लार्वा निकलते हैं। अंडे से बाहर निकलते ही लार्वा खाद्य पौधों की पत्तियां खाना प्रारंभ करके शरीर की वृद्धि करते हैं। इस वृद्धि के समय लार्वा 5 अवस्थाओं से गुजरता है। लार्वा 5वीं अवस्था में परिपक्व होने पर अपने मुंह से लार निकालते हुए कोसा बनाते हैं।
जो हवा के संपर्क में आकर कठोर हो जाता है। इस दौरान जब स्पिनिंग का कार्य प्रारंभ कर चुका है, उस दौरान आप कदापि ही उसका ट्रांसफर एक पौधे से दूसरे पौधे पर न करें, नहीं तो उसके कोसा निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसमें जो दो प्रमुख बीमारी होती है, एक पेब्रिन जनित बीमारी होती है और दूसरा एक बीमारी है जिसका नाम है वायरस जनित रोग। तो प्राय ऐसा देखा गया है कि चौथी और पांचवी अवस्था के दौरान ये दो बीमारी जो है काफ़ी हद तक कीट को प्रभावित करती हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, इसके वजह से लगभग 20 से 40% तक का नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए दो प्रमुख तरीके हैं। पहला तो है कि हमारे संस्थान द्वारा वायरस जनित रोग से बचाव के लिए एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है जीवन सुधा। उसका छिड़काव उसकी पत्तियों पे करें और उसके छिड़काव से क्या होगा कि अगर उस पत्तियों पे छिड़काव करते हैं और वह एक वानस्पतिक उत्पाद है और उनका अगर छिड़काव पत्तियों पर करते हैं तो उन पत्तियों को खा करके हमारा जो रेशम कीट है, तसर रेशम कीट है, वो ज़्यादा इम्यून होगा और आने वाले दिनों में उसमें बीमारी बहुत ही कम हो जाएगी। वृक्षों से कोसा की कटाई उसके कोसा बनने के 6 से 7 दिन बाद जब कोसा के अंदर संखी बन जाती है, कोसे को उसके छल्ले के समीप से काटकर टहनियों से अलग किया जाता है। कोसा कटाई के बाद बीज हेतु अच्छा कोसा छांटकर अलग किया जाता है और शेष को धागाकरण के लिए इकट्ठा किया जाता है। रेशम निकलने का प्रतिशत 40 से 45% कोसा के करीब है। इसके बाद कोसा निर्माण के बाद कार्य क्या आता है कि 5 से 6 दिनों के बाद, कोसा निर्माण के 5 से 6 दिनों के बाद आपको क्या करना है कि उन कोसों की कटाई कर लेना है। कोसों की कटाई के लिए ध्यान रखना है कि आपको बरसात में भीगे अवस्था में आपको कीटों की अगर कोसे भीग गए हैं तो उस दौरान आप इसकी कटाई कदापि न करें। आप ऐसे उचित मौसम का इंतजार करें जिस समय पे धूप अच्छी हो और कोसे आपके काफ़ी अच्छे पके हुए हों। उस दौरान अगर कोसा का कटाई का कार्य आप करते हैं किसान भाइयों, तो उस दौरान आपको नुकसान नहीं होगा और साथ ही कोसों की कटाई छटाई का कार्य के दौरान आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो कि कमजोर कोसे हैं और जिसको हम फ्लिमजी कोकून्स बोलते हैं, इसका उपयोग आप सीड के लिए बिल्कुल न करें, उसको सीधे रीलिंग के लिए उसको भेजा जाता है। और अच्छे कोसों का चयन करके फिर उस 100 कोसों की एक माला बना करके उसको आप अपने ग्रेनेज में, जहाँ पे ग्रेनेज गृह में आप उसको लगा दें। ग्रेनेज गृह में क्या होता है कि वहाँ पे कोसों की माला से फिर आने वाले दिनों में अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर के पहले सप्ताह में उससे फिर तितलियां निकलेंगी, मेल एंड फीमेल, नर और मादा माथ निकलेंगे। नर और मादा माथ आपस में युग्मन करके फिर वो अंडे देने का कार्य करेंगे। अंडे देने के बाद फिर उस अंडे को हम देखते हैं और उसके मदर माथ का एग्जामिनेशन करते हैं। मदर माथ में अगर पेब्रिन डिजीज है तब फिर उसको हम आगे आने वाले दिनों में उसको सीड के लिए कंटिन्यू नहीं करते हैं। सूक्ष्मदर्शी से इसका जांच करना बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, इसके लिए कोई भी प्रशिक्षण अगर हमारे संस्थान में चाहिए तो इस तसर के कीट पालन से संबंधित किन किन दवाइयों की अनुशंसा हमारा संस्थान करता है, इसके अलावा कैसे सीड प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे धागा निर्माण किया जाता है, सारी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण हमारे संस्थान में बहुत ही सम्यक तरीके से प्रदान किया जाता है जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों में पौध रसायनों का छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।
अरंडी की 30 दिन की फसल में अच्छी नमी होने पर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से दें। तिल की फसल में पत्ती और फल छेदक के प्रकोप की संभावना है, अतः कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए क्विनाल्फास 25 ईसी दवा की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से फूल और फली बनने की अवस्था पर छिड़काव करें। मूंग की फसल की नियमित रूप से निगरानी करते रहें। अगर सफेद मक्खियों या रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इन दिनों पशुओं में गांठदार त्वचा रोग का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए पशुओं में रोग के लक्षण दिखाई देने पर पंजीकृत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और पशुशाला की साफ सफाई रखें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवगढ़ जिला सीकर के कृषक तारकेश्वर ने। आप बैगन की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो तारकेश्वर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सब्जियों की खेती में बैगन एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती बड़े पैमाने पर देश के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। इसकी अच्छी खेती करने के लिए किसानों को मुख्यतः बीज मिट्टी का चयन के अलावा कीट और रोग से बचाव पर ध्यान देना होता है। किसान भाइयों, बैगन की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुँचाया जाता है। इस कीट के व्यस्क का प्रकोप रोपाई के कुछ सप्ताह उपरांत ही हो जाता है और व्यस्क कीट पौधों पर अंडे दे देता है, जिसके बाद में उसके लार्वा निकलकर पौधे के तनों को बेधड़क नुकसान पहुंचाते हैं। मुरझाए झुके हुए तने का दिखाई देना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद कीट की इल्लियां फल में छेद करके उसके अंदर घुस जाती हैं और वह फलों के अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिससे फल सड़ने लगता है और गुणवत्ता खराब होने लगती है। ऐसे में फलों को उचित बाजार भाव नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय रहते इसका नियंत्रण करना जरूरी होता है। बैगन की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए सबसे पहले कीट रोधी किस्मों का चयन करें। खरपतवारों का नियंत्रण कर खेत को साफ सुथरा रखें। जिस खेत में बैगन की फसल पिछले वर्ष ली हो उसमें बैगन फसल न लगाएं। बैगन की 2 कतारों के बाद 1 कतार धनिया या सौंफ की लगाएं। रोपाई के 2 सप्ताह बाद फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ लगाना चाहिए। यदि आवश्यक लगे तो 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएं तथा ल्योर को 15 दिन उपरांत बदलते रहें। कीट ग्रसित कल्लों और फलों को काटकर खेत से हटाते रहें या गड्ढे में दबा दें। बैगन की फसल में ट्राइकोकोकार्ड जरूर लगाएं। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए एजाडिरिक्टेटिन 1% की 400 से 600 मिलीलीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।